जय हिंद मेरे चैंपियंस, कैसे हो सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। डाउट भी होंगे, डाउट तो जरूरी है, होंगे ही होंगे, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है डाउट उसी को आते हैं। डर, फियर उसी को होता है जिसने मेहनत की होती है, जिसने पढ़ाई की होती है, जिसको कहीं ना कहीं है कि मुझे माँ बाप के लिए कुछ करना है। तो अगर तुमको भी डर है, फियर है, तो दैट मीन्स यू आर ऑन अ राइट पाथ, राइट। तो चलो, ये वीडियो मैं टेंस की लेकर के आया हूँ एंड भाई बिलीव मी, आपके एयरफोर्स के एग्जाम में टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप एक बार पार्ट ऑफ स्पीच छोड़ देना, नरेशन छोड़ देना, कुछ भी करना, पर टेंस को स्किप नहीं कर सकते आप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप खुद से नहीं पढ़ सकते हो, इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे साथ आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे पता है, मैंने भी तैयारी की थी कभी, तो टीचर के साथ पढ़ाई हो जाती है अच्छे से, ठीक है। तो आप चुपचाप से कोई पेन कोई कॉपी नहीं लेनी है, आपको हैंड रिटन नोट्स मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। एक सेकेंड, ठीक है, इसको मैं प्रेजेंटेशन में खोल लेता हूँ, सेकेंड, अभी ठीक है, राइट। तो वो सब मिल जाएगा, तुमको सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। बाकी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिनको नहीं पता है, जो नए लोग हैं, फटाफट जाओ, ज्वाइन करो, पीडीएफ अवेल करो और पढ़ो अच्छे से। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी वीडियो के लास्ट में कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो लगा कैसा, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, या तुमको समझ में कितना आया, सब कुछ। लाइक करना नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है, मत करो लाइक, आई डोंट वांट योर लाइक्स, ठीक है। गुस्से में नहीं कह रहा हूँ, बट जेन्युइनली, बट इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। शेयर कर देना उस हर बच्चे तक जिसको नीड है किसी के गाइडेंस की, ठीक है। बाकी जो मेरे बारे में जानते हैं जानते रहो, जो उनको नहीं पता है उनको बताऊंगा भी नहीं मैं कौन हूँ क्या हूँ, क्योंकि नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को भाई बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखना। अब ये यार कट क्यों नहीं रहा है? ये तो चल रहा है बट ऊपर वाला नहीं कट रहा है, ऐसा क्यों? चलो देखो, टेंस सबसे पहले देखते हैं टेंस क्या है। इसको कलर ये वाला ठीक है, ये ठीक है। टेंस से पहले समझो फ्रेज क्या है। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग। अभी मैं तुम्हारा एक बेस तैयार कर रहा हूँ, एक बेस तैयार हो जाएगा, फिर हम वहाँ पे चलेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तभी सिर्फ बेस तैयार करो और सुनो चुपचाप से। फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ कंप्लीट मीनिंग, एक ऐसा वर्ड्स का ग्रुप जिसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जैसे राहुल एंड किरण, ये देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, ग्रुप हो गया, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं निकल रहा है कि राहुल एंड किरण क्या, कुछ नहीं है। तो ये एक फ्रेज है, राइट। ये क्या है? फ्रेज है, इट इज़ अ फ्रेज। नाउ वील मूव टू द काइंड्स ऑफ फ्रेज। देयर आर बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ फ्रेज: नाउन फ्रेज, ओके, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ओके। ये कलर ठीक है, मैं एक लैपटॉप ले लूँगा मेरा जब पैसा आएगा तब, ठीक है। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ये तीन फ्रेज होते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को सब पता है, हिंदी में वाक्य बोलते हैं। दो अगर चीज़ें, दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, देन दैट थिंग विल बी अ सेंटेंस। नाउ व्हाट आर द टू थिंग्स? फर्स्ट इज अ कंप्लीट मीनिंग। इफ समथिंग इज रिटन एंड इट हैज कंप्लीट मीनिंग, और द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इज प्रॉपर, देन द थिंग विल बिकम सेंटेंस। भैया क्या बोल गए? अगर लिखी हुई बातचीत का एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है और उसमें अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स भी ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का मतलब है स्ट्रक्चर उसका ठीक है, सिंटेक्स उसका ठीक है, तो वो सेंटेंस है। मीनिंग तो तुम पढ़ के निकाल लोगे, स्ट्रक्चर कैसे देखोगे? तो उसके लिए एक रूल बना दिया गया है जो बचपन से तुम सबने पढ़ा है, और वो रहा ये रूल। क्या है ये रूल? ये रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को ही डूअर बोलते हैं, मतलब काम को करने वाला। फिर आएगी वर्ब। क्या आएगी मेरे भाई? वर्ब, कि काम हुआ क्या है, जो काम होता है, जो एक्शन होता है, वही वर्ब होती है, ठीक है। फिर आता है ऑब्जेक्ट लास्ट में, कि असल में काम किया क्या है। जैसे आई टीच यू, तो आई मतलब मैं, काम किया किसने? डूअर कौन है? आई। काम क्या हुआ है? काम हुआ है टीचिंग का, टीच का। किसको किया है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा यू। तो ये एक स्ट्रक्चर है, आई टीच यू, इसका कंप्लीट मीनिंग है, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया? सेंटेंस बन गया, ठीक है। बहुत बेसिक बात है, बस दिमाग खुला रखो, अपना कान खुले रखो, बस नैया पार लग जाएगी। अब वर्ब की बात करूं, दो प्रकार की वर्ब होती हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। मेन वर्ब स्टेटेड एक्शन, मेन वर्ब वही वर्ब है जो एक्शन को दिखाती है रियलिटी में। कितने टाइप होते हैं इसके? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक जब वर्ब में एस आई एस जुड़ जाए और जब वर्ब में आई एन जी जुड़ जाए, तो ये दो फॉर्म और बन जाती है इसकी। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ हेल्प करती है हमें टाइम बताने के लिए, कि जो बातचीत कही जा रही है, जो काम हो रहा है, ये वो किस टाइम में हो रहा है। अरे यार, ये मेरा दिमाग ख़राब कर रहा है पीडीएफ आज। ओपन विथ लाइनक्स, ओके। अरे यार भाई हुआ, एक सेकंड होल्ड करना भाई, एक सेकंड। चलो खुल गया वापस से। देखो, तो ये हेल्प करती हैं सिर्फ और सिर्फ, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम, वाज वर, हैज हैव हैड, ये सब की सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं आने वाला, ये सिर्फ तुम्हारा बेस बना रहा हूँ मैं। चलो इसीलिए स्पीड में चल रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल राधा इज राइटिंग अ लेटर। तो इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है लिखने का, राइट का। ओके, तो ये वर्ब हो गई। हमेशा मैंने फिर बताया, वर्ब से पहले सब्जेक्टिव के साथ है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है। लिखने का काम किया किसने, राधा बहन जी ने किया है, तो ये सब्जेक्ट हो गई। ओके, इज हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये दोनों मिलकर एक वर्ब बन रही है। क्या काम किया है, अ लेटर, लेटर लिखने का, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, बहुत बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ो। काइंड्स ऑफ सेंटेंस की बात करूं तो फंक्शंस के बेसिस पर हम पढ़ेंगे, फंक्शंस के बेसिस पर। नंबर एक होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव कोई डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, बहुत बढ़िया। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार का, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। जैसे किरण हैज डन हर वर्क, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। नेगेटिव में नॉट आ जाता है, बस नॉट जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगता है हमेशा, ये बात याद रखना। सर याद है पहले से, आगे बढ़ाओ। ओके, किरण हैज़ नॉट डन हर वर्क, हैज और ये मेन वर्ब, इसके बीच में नॉट लगा दिया, ये क्या है, असर्टिव। दोनों ही असर्टिव हैं। असर्टिव का मतलब हो गया एकदम सिंपल, एकदम बेसिक वाले, कोई उनमें टेढ़ी खीर है ही नहीं। तो असर्टिव के दो टाइप, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पढ़ लिए तुमने, आगे बढ़ जाओ। अब आते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा मिलेगा। इसके दो टाइप हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो टाइप है जिसका आंसर आपको यस या नो में मिल जाए। जैसे क्या राम ने रावण को मारा, डिड राम किल्ड दी रावण, सॉरी किल आएगा, डिड राम किल दी रावण, तो हम कहोगे यस या फिर नो, हाँ या फिर ना। तो ऐसे सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर तुमको यस या नो में मिल जाए, उनको बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ओके, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखी मिलेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे डू यू नो मी, तो इसको देखोगे तो डू हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, नो वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, तो डू यू नो मी, ये बन गया एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और कौन सा टाइप है, क्लोज एंडेड सेंटेंस है ये, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या मिलेगा, या तो यस या फिर नो। ठीक है, समझ गए, ये बातें नरेशन में भी काम आएंगी, तो अच्छे समझो। ओपन एंडेड क्या होता है, जिसका आंसर यस नो में नहीं मिलता है, जो WH टाइप होता है। स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लिखा मिलेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, यहाँ से आगे तक का स्ट्रक्चर तो सेम ऊपर जैसा ही है, देखो ये वाला ही स्ट्रक्चर छपा हुआ है, बस इसके आगे क्या लगा दिया, कोई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन वर्ड मतलब वाट आ जाए, हुम आ जाए, ठीक है, वाई आ जाए, हाउ आ जाए, वेयर, व्हेन, इनमें से कुछ आ जाएगा ना, तो वो हो जाएगा फिर ओपन एंडेड। मतलब उसका आंसर आप लिख के ही दे सकते हो, यस या नो में नहीं दे सकते हो। वाई डू यू नो मी, तो इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, एक पेज निपटा दिया बातों बातों में, मजाक मजाक में। चलो अब कलर चेंज करूँगा मैं, तब मज़ा आएगा ना बिड़ू। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका प्रोनाउंसिएशन है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट कभी भी लिखा हुआ नहीं होता है। इसको कट कर दूँ मैं, ओ ये कट नहीं होगा, यहाँ प्रेजेंटेशन पे जाऊँ क्या, ये तो पहले से हो रखा है ना। चलो ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है। सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है क्या, यू। तो जब भी इम्पेरेटिव सेंटेंस का हम पैसिव बनाएंगे, हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे तो यू ऑटो में लिख देंगे, क्योंकि हमें पता है इम्पेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट यू ही होता है। इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये रिक्वेस्ट दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन, इस टाइप के सेंस निकलते हैं वाक्य को पढ़ने पर। जैसे कम इन, अंदर आओ, ओपन फायर, गोली चलाओ, प्लीज़ टेल मी, मुझे बताओ, डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। तो समझ रहे हो सेंस, इन सब में सब्जेक्ट है ही नहीं, बट अगर देखोगे तो यू कम इन, यू ओपन फायर, यू प्लीज़ टेल मी, यू डू नॉट लाई, सब में यू छिपा है। तुम अंदर आओ, तुम गोली चलाओ, तुम मुझे बताओ, तुम झूठ मत बोलो, तो यू अंडरस्टूड होता है। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर फिर से देखो एक बार, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो प्लीज़ आ गया, मतलब रिक्वेस्ट है। डू नॉट आ गया, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम वर्ब तो होनी ही चाहिए। जैसे मैं कह दूँ सिर्फ गो, ये एक सेंटेंस है, ये एक वर्ब भी है और ये एक सेंटेंस भी है। गो, मैंने बोला गो, तो मैंने तुमको ऑर्डर दिया है, मैंने तुमको कमांड दी है, गो जाओ, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, यू गो, तुम जाओ। ये गो अगर सिर्फ इतना बोल दिया, ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस का पार्ट है, राइट। तो सेंटेंस बनाने के लिए कम से कम एक वर्ब चाहिए। वापस कहानी पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके लास्ट में भी मिलेगा और कुछ एक्सक्लेमेशन वर्ड है उनके बाद भी मिलेगा। जैसे
वाओ, ये एक्सक्लेमेशन वर्ड है, इसके लास्ट में देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। आई हैव वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया, इट इज़ अ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, इसमें कोई एक्सक्लेमेशन वर्ड नहीं है, बट इसका जो फीलिंग है, इसका जो भाव है वो विस्मयादिबोधक है, मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। व्हाट अ नाइस शर्ट इट इज़, कितनी अच्छी शर्ट है ये एक फीलिंग निकलती है ना, इमोशन निकलता है, इसके लास्ट में देखो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो सेंटेंस को पहचान लोगे ना अब तुम लोग। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसे सेंटेंस जिनसे विश, प्रे, कर्स, ब्लेस इनकी फीलिंग्स निकले। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर पढ़ लो फटाफट। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब मे से बेसिकली ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो समझ आना, दो जार ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे हेवन बिफेल अपॉन यू, इनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें निकलती हैं। कोई विश करता है, कोई प्रे करता है, कोई अभिशाप देता है, कोई आशीर्वाद देता है, उस टाइप के सेंटेंसेस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो आई होप अब आप असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव सब कुछ पहचान लोगे, बस पहचानना ही सीखना था तुम्हें। चलो अब आते हैं थोड़ी और बातचीत पर। अब हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के बेसिस पर। अभी किस पे पढ़े थे? फंक्शन के बेसिस पर। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो पहला है सिंपल सेंटेंस, दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस क्या? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर है देन इट इज़ योर सिंपल सेंटेंस। मोनिका इज राइटिंग अ लेटर, देखो सब्जेक्ट हो गया, फिर वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, पहचान लिया सर हमने, आगे बताओ। सर नहीं भैया, ठीक है। कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। ठीक है भाई, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दूसरा सेंटेंस। और दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं किसका? कंजक्शन का यूज करते हैं। थोड़ा बड़ा कर दूँ स्क्रीन को तो और समझ में आएगा। कंजक्शन का यूज करते हैं। कंजक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एंड, सो, बिकॉज, देयरफॉर, और, ये सारे के सारे कंजक्शन है, इनसे जुड़ा मिल जाएगा तुम्हें। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कंपाउंड में कि जो पहला सेंटेंस लिखा है वो भी इंडिपेंडेंट होगा मीनिंग में, जो बाद में लिखा है वो भी इंडिपेंडेंट होगा मीनिंग में। मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं, आपस में ये दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, बस इनको जोड़ दिया है तुमने। फॉर एग्जाम्पल देखो, राहुल कम हियर, ही वॉन्टेड माई हेल्प। ठीक है, इनका कंपाउंड बनाओगे कैसे? राहुल कम हियर, ये सेंटेंस अपने आप में इंडिपेंडेंट है, इतना अगर बोल दिया तुमने तो कहीं पर इसके मीनिंग में कोई कमी नहीं आ रही है, बिकॉज से जोड़ दिया, क्योंकि ही वॉन्टेड माई हेल्प, उसे मेरी मदद चाहिए। अगर तुम इस सेंटेंस को इंडिविजुअली पढ़ोगे, राहुल कम हियर, राहुल यहाँ हो, तभी मीनिंग क्लियर है। और इस वाले सेंटेंस को इंडिपेंडेंटली पढ़ोगे अगर, ही वॉन्टेड माई हेल्प, उसे मेरी ज़रूरत है, ठीक है, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है, तब भी इसका मीनिंग क्लियर है। मतलब ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों को जोड़ दिया एक कंजक्शन बिकॉज लगा के, तो बन गया कंपाउंड सेंटेंस। बहुत बढ़िया। तो फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये है, देखो चलो आ जाओ, दो सेंटेंस को इसमें भी जोड़ते हैं, बट एक इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरा डिपेंडेंट होगा। हो सकता है ये डिपेंडेंट हो तो फिर ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक है, अंतर समझ रहे दोनों में। और जोड़ने वाला जो शब्द होता है वो या तो हु होगा, हुम होगा, विच, वेयर, व्हेन, एज, व्हाइल, बिफोर। बेसिकली ये रिलेटिव प्रोनाउन से जोड़ा जा रहा है भाई, देखो ध्यान से पहचानो। हाँ सर कुछ कुछ लग रहा है, अरे कुछ कुछ नहीं, पूरा लग रहा है। रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़ा मिलेगा ये तुम्हें, हु, हुम, विच। समझ में आ रही बातचीत? तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स पहचान लोगे। अब एग्जाम्पल भी देखो इसका एक, तुम फटाफट से लजीज एग्जाम्पल देखो। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। अगर तुम सिर्फ इतने सेंटेंस को पढ़ोगे तो ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, मतलब मीनिंग इसका क्लियर है। इसके मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए तुम्हें कुछ दूसरी बातचीत नहीं बोलनी पड़ रही है। वहीं तुम अगर आगे की बात पढ़ोगे, विच इज वेरी गुड, अगर तुम सिर्फ इतना पढ़ोगे विच इज वेरी गुड, जो कि बहुत अच्छी है, तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि क्या अच्छी है? तो इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए तुम्हें ये पहले वाली बात बोलनी पड़ेगी कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, विच इज़ वेरी गुड, जो बहुत अच्छी है। मतलब ये बातचीत डिपेंडेंट हो गई, ये इंडिपेंडेंट था। देखो विच से दोनों जुड़ भी गए, तो आई हैव अ बुक विच इज़ वेरी गुड। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है एक। तो आई होप अब पहचान लोगे तुम लोग। अब आ जाओ क्लॉज पर। क्लॉज क्या कहानी है, क्या बला है? ये वही बला है जो तुम्हारे सामने लिखी है, अ सेंटेंस जो अपने मीनिंग को लेकर डिपेंडेंट भी हो सकता है और इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, उसको क्लॉज बोलते हैं। बातचीत समझ में आ गई? तो आगे एग्जांपल देख लो अब तुम। देखो, संजीव वाज वेटिंग फॉर मोहन, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। क्यों हो गया? देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो एंड से जोड़ा गया है, ये कंजक्शन है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस है। श्रेया केम, श्रेया आई, हर ब्रदर मैटर, उसका भाई उससे मिला। तो दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग है। तुम सिर्फ इतनी बात बोलोगे, हर ब्रदर मैटर, उसका भाई उससे मिला,
बात खत्म। इंडिपेंडेंट, श्रेया केम इंडिपेंडेंट, दो इंडिपेंडेंट को जोड़ दिया एंड से कंपाउंड बन गया। अब मैं थोड़ा गहराई में नहीं जाऊंगा, चुपचाप से एग्जांपल बताऊंगा, सुनते चलो। सी मेट द ओल्ड मैन, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। हु वॉज ए प्रोफेसर, अब कौन प्रोफेसर था इसके लिए तुम्हें ये बात बोलनी ही पड़ेगी, मतलब ये डिपेंडेंट है, तो समझ जाओ ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। एक डिपेंडेंट क्लॉज है तो दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कॉम्प्लेक्स बन गया। एक इंडिपेंडेंट दूसरा भी इंडिपेंडेंट और जोड़ा कंजक्शन से है, मतलब कंपाउंड बन गया। ठीक है, अच्छे से पढ़ना, ये सब कुछ लिखा मिल जाएगा तुम्हें टेलीग्राम पर, तो जाके ज्वाइन कर लेना। द सोल्जर्स गाइड नाम है टेलीग्राम का, मेरा नाम है कृष्णा तिवारी। ठीक है, अच्छा है ना, जी मम्मी ने रखा है देखो टाइम, ओके थोड़ा पैर सीधे कर लूँ भाई। चलो देखो अब तुम, टाइम क्या है, टेंस तो अलग कहानी है, टाइम एक अलग कहानी है। टाइम का मतलब होता है स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की अवस्था को टाइम कहते हैं। सपोज आप प्रेजेंट में अभी हो, अभी मेरी क्लास देख रहे हो, सुबह आपने हो सकता है अपनी बहन को पीटा हो पीटा हुआ ना, बहन को सब पीटते हैं, क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है यार, ठीक है, नहीं नहीं मेरी बहुत सी बहन है, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह 7 बजे आपने कुछ काम किया, एक्शन किया, स्टेट किया, तो वो वर्ब है, मतलब जो काम हुआ है सुबह वो वर्ब डिनोट करेगी क्या काम हुआ है। और प्रेजेंट से आप इधर चलोगे तो पास्ट मिलेगा, इधर चलोगे तो फ्यूचर मिलेगा। ये टाइमलाइन बना के हम टेंस को सॉल्व करेंगे, मैथ लगाएंगे यहाँ पर भी, ठीक है, बाकी इसका यूज करेंगे क्वेश्चंस में, तब तुम्हें अच्छी समझ में आएगा। फिलहाल देखो, टेंस समय के किसी भी बिंदु पर हमें किसी भी काम को करने या होने के बारे में बताता है। भूल जाओ, कुछ मत पढ़ो, ये कुछ मत पढ़ो, ये तुम्हें सिर्फ कंफ्यूज करेगा, ये एडवांस बातें हैं, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ाऊँ बस उतना पढ़ना है। चलो, टेंस क्या है, अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट। अच्छा, कोई पूछ ले टेंस बड़ा या टाइम बड़ा, तो टेंस बहुत छोटा एस्पेक्ट है, टाइम बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ये पूरा टाइम है, टाइम के किसी बिंदु पर एक घटना हो गई, वो घटना टेंस कहलाएगी फिर, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखो। चलो आगे बढ़ते हैं, दिमाग नहीं लगाना, जहाँ बताऊँ दिमाग लगाओ, वहीं दिमाग लगाओ। चलो, अब टेंस क्या है, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट, किसी एक्शन का जो टाइम है, जिस टाइम पर वो एक्शन हुआ है वही तो टेंस है। अब स्टेट को कौन बताता है, वर्ब बताती है। वर्ब कितने प्रकार की, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी वाला और एसआईएस वाला, ओके। टाइम कौन बताएगा, टाइम या तो प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। प्रेजेंट वो जिसको आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, और पास्ट वो जिसका आप एक्सपीरियंस कर चुके हो, दैट इज समथिंग दैट इज एक्सपीरियंस्ड, दैट इज योर पास्ट, ओके। अभिव्यक्ति की बात करें, एस्पेक्ट की बात करें, एक्सप्रेशन की बात करें, ये सब क्या लिखा है मैंने, समझो। ये सब ये लिखा है कि इन तीनों टेंस को किन एस्पेक्ट्स पर आप अभिव्यक्त कर सकते हो। मतलब पहले फ्यूचर को भी समझो, फ्यूचर टेंस वो होता है जो मूड पर डिपेंड करता है, या फिर कभी प्रेजेंट पर भी डिपेंड करता है, कि अगर अभी बादल हैं, अभी बादल हैं, तो चांसेस है कि मैं छाता लेकर जाऊंगा, देखा, चांसेस है कि वर्षा होगी अगर बादल घने छाए हैं। तो जो फ्यूचर होता है वो प्रेजेंट पर भी डिपेंड करता है और व्यक्ति के मूड पर भी डिपेंड करता है। बाकी ये दोनों तो बता ही दिए मैंने। अब इनको कैसे तुम देखोगे, क्या एस्पेक्ट्स हैं इनको देखने के, वो नीचे लिखे हैं मैंने, देखो। इंडेफिनिट क्या है, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो। इंडेफिनिट के लिए बता रहा हूँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आई एस भी यूज करते हैं और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी यूज करते हैं, राइट। कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, कंटिन्यू है ये। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो परफेक्ट भी है इसमें और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो परफेक्ट के लिए तो अभी बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने। अब कहाँ से लेके आए, एक वर्ब है बी, बी का मतलब होता है होने देना या फिर होना। इसके फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है इजारम, सेकंड फॉर्म होती है वाजवर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यही थर्ड फॉर्म उठा के हमने यहाँ लगा दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी। अब कंटिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो लगा दी आईएनजी फॉर्म। तो बन गया रूल, परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या बन गई, बन गई बीन और प्लस आईएनजी फॉर्म। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। अब टेंस को पढ़ने के एस्पेक्ट कितने हैं। टेंस को पढ़ा जाता है बेसिक लेवल पर, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे हम, फिर कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। भाई अगर तुमने वीडियो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा देख ली, बिना स्किप किए मेरी बातों को अपने कानों में उतार लिया, अपने जहन में उतार लिया, तो एयरफोर्स का लेवल तो भाई बहुत छोटा लेवल है, बहुत। तुम जब एयरफोर्स का पेपर देखोगे और टेंस के क्वेश्चन देखोगे, कहोगे यार भैया ने तो बहुत पढ़ा दिया, ये तो चुटकी बजा के कर रहे हैं। तुमको इसके बाद ना कहीं प्रैक्टिस करनी ना कुछ करना है, जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो कर लो, बाकी इसके अलावा जरूरत होगी तो मैं खुद करवा दूंगा। ये टच करता है तुम्हारे बैंकिंग तक के लेवल को, ये जो नोट्स हैं, ठीक है। चलो तुमसे पढ़ते चलो। एक बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बनाना सीखेंगे हम। फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि कभी कभी नहीं बिफोर आफ्टर वाला आ जाता है, एक कभी हेड लगा दिया, कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, कभी इसमें आईएनजी ही लगेगा, कभी इसमें आईएनजी नहीं लगेगा, वो सब पढ़ेंगे इसमें हम। और फिर होता है कंपाउंडिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंसेस को जोड़ना, एक टेंस को दूसरे टेंस के साथ ऐड कर देना, ये सब पढ़ेंगे हम। चलो
अब मज़ा आएगा, अब कहानी शुरू होगी एग्जाम वाली। चलो, सबसे पहले टेंस का बेसिक लेवल, हम सारे टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे। तो पहला टेंस है प्रेजेंट का इंडेफिनिट, जिसका पॉजिटिव सेंटेंस भी होता है और नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव सेंटेंस अभी दो टाइप, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए, थोड़ा बड़ा कर लो स्क्रीन को, अब ठीक है। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ए एस जोड़ते हैं हम, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ। इधर साइड में पढ़ लो, जैसे अभी हमने पढ़ा था बी, वैसे एक वर्ब होती है डू। डू का मतलब होता है करना, करना। डू की फर्स्ट फॉर्म डू ही होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है। तो फर्स्ट फॉर्म का यूज प्रेजेंट में करते हैं और सेकंड फॉर्म का यूज हम पास्ट में करते हैं। ये बात याद कर लो, ठीक है। बाकी ये प्रेजेंट का तो सबको पता है यार। अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब डज आ जाएगी। क्यों आएगी, अब सुनो ध्यान से। नेगेटिव या इंटेरोगेटिव अगर बनाना है तो जो डू है ना, डू सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच लगाते हैं और प्लूरल के साथ हम डू लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है अभी भी कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या यस लगाते हैं हम, और प्लूरल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हमारे पास जो जहाँ से खींच के लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ड है डू। डू क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो डू हो गई ना यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब अगर सिंगुलर बनाना है तो एस यस लगाना पड़ेगा, तो इसी डू में हम क्या लगा देंगे, हम ई एस लगा देंगे, ठीक है। तो ये डच बन गया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो बेसिकली तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव या इंटेरोगेटिव होगा। नेगेटिव इंटेरोगेटिव दोनों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज और प्लूरल के साथ में डू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी दोनों में। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो सिंगुलर के साथ एस आई एस, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कोमल डॉट 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 स्लीप लेट एट नाइट, इसमें क्या भरोगे, पॉजिटिव बनाना है तो पॉजिटिव में क्या सीखा तुमने, पॉजिटिव सेंटेंस में कोमल, देखो कोमल है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ दो। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है, इसमें जोड़ दिया एस आई एस, तो स्लीप्स। अगर लिखा हुआ कोई वर्ड लास्ट में वोवेल है, वोवेल आ रहा है लास्ट में, तो उसमें ई एस जोड़ेंगे हम। जैसे मैंने लिखा था डू, तो ओ क्या था, वोवेल था, तो इसमें ई एस जोड़ दिया था। मैंने लिखा था गो, अगर मैं लिखूँ गो तो गो का गोज हो जाएगा। वहीं अगर यहाँ कॉन्सोनेंट हो, मैंने लिख दिया ईट, तो टी तो कॉन्सोनेंट है, तो इसमें सिर्फ एस जुड़ेगा। ये भी याद कर लो, एक छोटी सी बात। वहीं इसका अगर तुम्हें नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या आएगा, डज आएगा। तो पहले मैंने लिखा कोमल डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, स्लीप तो आएगा, बट बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट आता है, तो डज और स्लीप के बीच में नॉट लगा दिया। तो कोमल डज नॉट स्लीप लेट एट नाइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तुमको विश्वास भी नहीं होगा मैं कैसे कैसे वीडियोस बनाता हूँ, मतलब कितनी मेहनत के बाद वीडियो बनती है ये। क्योंकि तुम अकेले कमरे में बैठे हो, यहाँ पे कमरे में 20 लड़के हैं। अब 20 लड़कों को शांत करना कि किसी के हाथ में है कि भाई शांत हो जाओ मैं वीडियो बना रहा हूँ। कोई ना कोई चिल्लाएगा, कोई गेम खेलेगा, कोई घर पे बात करेगा, कोई मस्ती कर रहा है, कोई गाने सुन रहा है, तो सबको तो नहीं संभाल सकता ना मैं। तो कहीं यहाँ भागता हूँ मोबाइल लेकर के, कहीं वहाँ भागता हूँ मोबाइल लेकर के, कहीं इस कोने में छिप के वीडियो बना ली, कहीं उस कोने में, फिर टुकड़ों में जोड़ जोड़ के कंप्लीट की वीडियो। फिर उसको अपलोड करने के लिए नेट भी नहीं चलता, यहाँ जंगल है, फिर 2-3 किलोमीटर दूर जाओ साइकिल लेकर के ग्राउंड में, वहाँ अपलोड करने का इंतजार करो, फिर वापस आओ। सो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। फिर भी चलो आगे देखो, अब आगे आगे आगे, ठीक है। अगर इसका तुम्हें क्लोज एंडेड बनाना हो, देखो क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड क्या, स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये जो डच था ना इसको स्टार्टिंग में कर दिया, डज कोमल स्लीप लेट एट नाइट। अगर इसका क्लोज एंडेड के साथ साथ नेगेटिव भी बनाना हो तो डज कोमल नॉट स्लीप लेट एट नाइट, ठीक है, ये हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, एज आर एम। आर आता है प्लूरल के साथ, एम सिर्फ आई के साथ, और एज आता है सिंगुलर के साथ, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये निकला है बी से। बी मतलब होता है होने देना, कंटिन्यूटी। जिसमें एज आर एम अगर आ रहा है तो वो प्रेजेंट को डिनोट करेगा, वाज वर्ब करेगा सेकंड पास्ट को डिनोट, ठीक है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बीन को बता ही चुका हूँ, परफेक्ट में ले गए थे हम अभी। कुछ एग्जाम्पल्स इनको देखो फटाफट। करण डैश रीड अ न्यूज़पेपर, इसका पॉजिटिव बनाना है तो करण इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, नेगेटिव बनाना है तो करण इज नॉट रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्लोज एंडेड बनाना है व्हाट से, तो व्हाट इज करण रीडिंग अ न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर सुपर फ्लॉस हो गया, ये सुपर फ्लॉस इसलिए हो गया क्योंकि ये जो व्हाट लगा है ना स्टार्टिंग में, इसी का आंसर लास्ट में मिल रहा है तुमको। व्हाट इज करण रीडिंग, करण क्या पढ़ रहा है, अ न्यूज़पेपर, तुमने आंसर ही दे दिया उसका, तो ये सुपर फ्लॉस है। तो जब भी तुमको एग्जाम में चेंज करने को आए तो थोड़ा देख लेना कि कहीं जो तुम क्वेश्चन वर्ड लगा रहे हो उसी का आंसर तो नहीं मिल रहा है लास्ट में, तो वहाँ पर सुपर फ्लॉस की कंडीशन आती है। सुपर फ्लॉस नहीं होना चाहिए कभी भी। नेक्स्ट है क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड में है
इज़ करण रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये सब बेसिक बातें, थोड़ा नोट्स पढ़ लेना, तुम्हें आ जाएंगी समझ में। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें देखो, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ से मांगी, देखो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट मांगी थी डू से, फिर कंटिन्यूस आया तो हमने मांग ली बी से, अब परफेक्ट आया तो हम हेल्पिंग वर्ब मांगेंगे हैव से। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज या हैव, जो कि प्रेजेंट में यूज होती है। सेकंड फॉर्म होती है हैड, पास्ट में यूज होगी, और थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है हैड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। मोनिका पे द बिल, अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो मोनिका सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज आएगा, और प्लूरल के लिए हैव आएगा। तो मोनिका हैज नॉट पेड द बिल। अब ओपन एंडेड बनाना है हु से, तो हु, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर पेड द बिल। अब ऐसा मोनिका नहीं लिखोगे, हु हैज मोनिका पेड द बिल, तो हु का ही आंसर तो मोनिका है, तो उसको हटाना है फिर, वरना सुपर फ्लॉस बन जाता है इसमें भी। अगला है देखो पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का सेंटेंस पॉजिटिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेगा, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में ये डिड लेता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, क्योंकि हमें देखो पास्ट में चाहिए सेकंड फॉर्म, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। इंडेफिनिट में हमने बी कहाँ से मांगी थी, डू से मांगी थी, तो डू ही आएगा। तो डू की सेकंड फॉर्म डिड, क्योंकि डू को तो ले लिया था पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट ने, तो डिड को लेगा पास्ट इंडेफिनिट, तो डिड प्लस V1। ये एग्जाम्पल से सेम, थोड़ा स्पीड में चलूँगा मैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं तो थक ही जाऊँगा बिल्कुल। चलो आगे आओ। पास्ट का कंटिन्यूअस वाजवर और आईएनजी फॉर्म, अब इनको मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, ये सब तुमने पढ़ रखा है। पास्ट का परफेक्ट में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सारे की सारी हेल्पिंग वर्ब्स तुम्हारे ऑन टोस होनी चाहिए, ठीक है, फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। मैं पूछ दूँ पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, तुमको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन, ठीक है, ये सब होना चाहिए तुम्हें दिमाग में। तो इन सबको मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा यार पढ़ लो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, मैं आपको 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर प्रेजेंट में कोई बातचीत कही गई है, इसका मतलब है 1 घंटे से तो पढ़ा रहा है वो, मतलब काम स्टार्ट हुआ है 1 घंटे पहले, ठीक है, और अभी भी काम कंटिन्यूअस है, चल ही रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। मतलब अगर देखा जाए तो इसमें कुछ हिस्सा तो परफेक्ट है, मतलब जो 1 घंटे में काम हुआ अभी तक वो तो परफेक्ट हो गया, और कुछ कंटिन्यूअस भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया परफेक्ट का कंटिन्यूअस टेंस। मतलब एक तो कंप्लीटेड एक्शन भी है, यानी नो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, और इसका इफेक्ट कैन बी सीन और फेल्ट, इसका इफेक्ट आप आगे फील कर सकते हो, ठीक है। ये टाइमलाइन की बात थी। अब इसमें जो है 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, इसी से के लिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं, सिंस या फॉर प्लस टाइम एलिमेंट। टाइम एलिमेंट कोई वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ तुमने कह दिया सिंस जनवरी तो वही टाइम एलिमेंट है, नहीं, सिंस 2 वीक्स अगो ऐसे भी बोला जा सकता है। वो टाइम एलिमेंट वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है। अब सिंस या फॉर कब लगाना है वो सब हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। देखो यूज ऑफ सिंस और फॉर, सिंस का यूज कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए, कब स्पेसिफिक टाइम हो, जैसे डे हो गया, डेट, टाइम, ईयर, मंथ, सीजन। जैसे सिंस मंडे, सिंस 5 AM, मतलब अगर तुम उसको बोलोगे तो वो स्पेसिफिक टाइम ही निकलेगा। सिंस मंडे, सिंस 5 AM, सिंस जुलाई, तो जुलाई फिक्स है, 5 AM फिक्स है घड़ी में, मंडे फिक्स है सप्ताह में। पार्ट ऑफ ए डे, दिन का कोई भाग हो, जैसे सिंस मॉर्निंग, तो मॉर्निंग फिक्स टाइम पर ही होती है। सिंस इवनिंग, इवनिंग फिक्स टाइम पर ही होती है, ठीक है, ये सब फिक्स है ना, स्पेसिफिक है, तो सिंस आएगा इन सबके साथ में। स्टेजेस ऑफ लाइफ, सिंस चाइल्डहुड, बचपन तो सबका देखो स्पेसिफिक होता है। सिंस अडल्टहुड, जो किशोरावस्था आती है वो भी फिक्स है। कोई इवेंट या ओकेज़न है, जैसे सिंस दिवाली, दिवाली फिक्स है। सिंस हर वेडिंग, वो भी स्पेसिफिक हो गई। जहाँ पर भी स्पेसिफिक पॉइंट आए वहाँ पर सिंस आएगा, ठीक है। फॉर कब आता है, फॉर आता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसका स्टार्टिंग पता ना हो हमें, एंडिंग भी पता ना हो, वहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। इंडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए, मतलब कुछ पता ही नहीं है, जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, अब कब से स्टार्ट हुआ नहीं पता, कब तक चलेगा नहीं पता, तो फिर फॉर आएगा। और कब करेंगे, जब न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड हो उसके पहले फॉर आएगा। जैसे फॉर 2 डेज, ये न्यूमरल है, न्यूमरल मतलब गणित की संख्या, 2 3 4 5 6 50 1000 100, और डेज क्या हो गया, टाइम का वर्ड हो गया। 3 क्या है, न्यूमरल है, ईयर्स क्या है, टाइम वर्ड है, तो उसके पहले फॉर आएगा, फॉर 3 ईयर्स, फॉर 2 डेज। वैसे भी तुम अगर बोलोगे कि फॉर 2 डेज, अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये सप्ताह है, तुमने बोल दिया 2 दिनों से। अगर तुमने कहा सिंस 2 डेज, सिंस तो तब आता जब फिक्स होता, तुम कह रहे हो 2 दिन, अब वो 2 दिन ये भी हो सकते हैं, वो 2 डेज ये भी हो सकते हैं, वो 2 डेज ये भी हो सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है ना, इसलिए फिर फॉर आएगा इसमें। अब देखा मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो वहाँ गाने चल रहे हैं, डिस्टर्ब भी कर रहे हैं लोग। चलो देखो, फॉर आता है कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम,
फॉर अ सेंचुरी, देखो जो कैलकुलेटेड यूनिट ऑफ टाइम है, सेंचुरी मतलब शताब्दी, 100 वर्ष का समय। फॉर अ डिकेड, डिकेड मतलब 10 साल का समय, ठीक है, उनके साथ ही फॉर ही आता है। क्यों? अब तुम कहोगे भैया सेंचुरी तो फिक्स है यार, 1900 ये भी सेंचुरी है, 1800 ये भी सेंचुरी है, 1700 ये भी सेंचुरी है, कुछ फिक्स नहीं है, कब की बात कर रहे हो, सेंचुरी तो कुछ भी हो सकती है ना। तो वही है। अब ये आपके लिए एक चैलेंज, ये मैंने हालांकि भर रखा है, बट थोड़ा समझो इसको। मैंने कहा इसमें कुछ ना कुछ भरना है तुम्हें, ठीक है, ये डैश है यहाँ पर, ये बाद में देखना तुम क्यों भरा है मैंने। देखो संडे एक वर्ड है, सिंस आएगा क्योंकि संडे फिक्स है। 3 आवर्स 3 घंटे। अब तुम देखो ये एक फ्रेज है, देखो मैं कहता था ना कि सिंस या फॉर के साथ वर्ड भी आ सकता है, फ्रेज भी आ सकता है, और देखो कभी कभी सेंटेंस भी आ सकता है। अब सिंस या फॉर भरना सीखो। चलो संडे फिक्स है इसलिए सिंस है। अब घड़ी है, घड़ी ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो कह रहा है सिंस 3 आवर्स, तो हो सकता है वो 3 घंटे ये हों, या हो सकता है वो 3 घंटे ये हों, हो सकता है वो 3 घंटे ये हों, कुछ फिक्स नहीं है ना, इसमें पता नहीं लग रहा ना, इसीलिए हम फॉर लगाएंगे। वैसे भी ये नंबर है, न्यूमरल है, ये टाइम है, तो फॉर ही आएगा, अभी पढ़ाया था मैंने। अगला देखोगे तो ही लेफ्ट फॉर मुंबई, वो समय जब उसने मुंबई को छोड़ा, तो वो स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया। मुंबई को छोड़ा जब उसने 2000, जैसे सपोज 5 जनवरी को छोड़ा उसने मुंबई को, तो वो स्पेसिफिक डेट है ना, तो फिर सिंस आएगा, स्पेसिफिक हो गया, खास। यस्टरडे बीता हुआ कल, वो तो फिक्स ही है भाई, मतलब आज तुम जी रहे हो तो जो कल निकला है अभी अभी वो फिक्स है, तो फिर सिंस आएगा। 1950 ये फिक्स है, सिंस आएगा। हिज बर्थ, उसका जन्म, जब कोई इंसान पैदा होता है वो फिक्स होता है, तो सिंस आएगा। टाइम इमेमोरियल, मतलब जिसे भुलाया ना जा सके, वो फिक्स हो गया, तो सिंस आएगा, ठीक है। कुछ इसके एरर्स भी बनते हैं कि एक तो टाइम्स इमेमोरियल नहीं होता है, इमेमोरियल टाइम भी नहीं होता है, मतलब जैसा लिखा ये ऐसा ही लिखा मिलना चाहिए एग्जाम में, छेड़छाड़ की है ऐसे ही लगा के फालतू में, तो वो गलत है फिर, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे, अगला है 1 ईयर, 1 एक न्यूमरल है, ईयर एक टाइम है, तो फिर 4 आएगा यहाँ पर। अगला है फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है पीरियड ऑफ 14 डेज। तुम ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे तो तुम्हें फोर्टनाइटली टेस्ट भी देने पड़ेंगे, जो कि हर 14 दिन पर टेस्ट होता है, फोर्टनाइटली बोलते हैं उसको। दिन भर का साला रगड़ा खाओ, 14 दिन बाद एग्जाम दो, उसको पास भी करके दिखाओ, तो ठीक है, वहाँ तुम याद करोगे फोर्टनाइटली टेस्ट। फोर्टनाइट मतलब 14 दिन का पीरियड होता है। अब वो 14 दिन फिक्स नहीं है, महीने में तो 31 दिन है, अब पता नहीं वो स्टार्टिंग के 14 दिन की बात कर रहा है या लास्ट के 14 दिन की बात कर रहा है, तो ये फिक्स नहीं है ना, इसलिए फॉर आया यहाँ पर। सिंस लास्ट वीक, अब देखो वीक तो साल में कई सारे हैं, सोचो ना, साल में कई सारे वीक हैं, बट ये संडे मंडे ट्यूसडे एक वीक हो गया। लास्ट वीक का मतलब है जो अभी अभी वीक निकला है, वो लास्ट वाला, वो तो फिक्स हो गया। ऐसे तो बहुत सारे वीक होंगे साल में, बहुत सारे, बट वो इनमें से किसी की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है जो अभी अभी निकला है, लास्ट वीक, वो फिक्स हो गया, तो फिर सिंस आ गया। तुम उसने बोला द लास्ट वीक, अब द लास्ट वीक का मतलब क्या है, सुनो। देखो अब इस बात को समझना ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये दोनों बातें, कि लास्ट वीक बोल दिया तो सिंस लगा दिया, और द लास्ट वीक लगाते ही फॉर लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आ जाओ नीचे, नीचे आओ। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ओके, ये टाइमलाइन है। अगर तुम लास्ट वीक के साथ सिंस लगा रहे हो, मतलब ये लास्ट वीक ख़त्म हुआ, जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से आगे की कहानी तुम गिन रहे हो, मतलब सिंस लास्ट वीक, पिछले सप्ताह से, समझ रहे हो, तो यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है लास्ट वीक, तो ये स्पेसिफिक टाइम हो गया, इसलिए सिंस लगा रहे हो। जहाँ पर ये सप्ताह खत्म हुआ मतलब ये दिन स्पेसिफिक है, सिंस आएगा। बट द लास्ट वीक मतलब फॉर द लास्ट वीक, मतलब इस पूरे सप्ताह की बात कर रहे हो, इस पूरे सप्ताह से, तो इसमें तो 7 दिन हो गए ना पूरे पूरे, मतलब ये न्यूमरल फिर ये टाइम, समझो फिर से। जब तुमने बोला सिंस लास्ट वीक, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया है और आगे तक की बात हो रही है, सिंस लास्ट वीक। बट फॉर द लास्ट वीक का कहने का मतलब है ये पूरा हिस्सा, ये एक सेट बन गया है, 7 दिनों का समूह, मतलब 7 दिनों की बात हो रही है, 7 डेज। तो 7 न्यूमरल है, डेज क्या है, यूनिट है, टाइम है, तो क्या आएगा, फॉर ही तो आएगा, फॉर द लास्ट वीक। अब दोनों क्वेश्चन बनेंगे, तो जब फॉर लगाओ तब ऑब्जर्व करना दा भी आएगा, और जब दा लगाओ तो समझ लेना फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा। समझ में आ गई बात अब? बहुत बढ़िया, कितने प्यारे बच्चे हैं। चलो आगे देखो, अगला है प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो प्रेजेंट है इसलिए हैज या हैव आ गया, परफेक्ट है इसलिए बीन आ गया, और कंटिन्यूअस इसलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। सिंस या फॉर आएगा, इसमें टाइम एलिमेंट भी आएगा, जैसे मानव सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव आता है, तो मानव हैज़ बीन पेंटिंग द चेयर्स फॉर 3 आवर्स, ऋतिक हैज़ बीन रीडिंग अ नोवेल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब तो समझ गया ना ये सब सेंटेंस बनाना।
अब तुम सोचो मैं तुम्हें सेंटेंस वैसे करवाऊंगा कि राम घर जाता है, तो वो सब तो भाई नहीं हो पाएगा। ठीक है, बेसिकली जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारे एग्जाम में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को लेकर के, और जो मैंने अभी कहानी बताई है सिंस फॉर वाली, भाई बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक बार और रिवाइज करना, वीडियो देखना, समझ में आ जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा क्वेश्चन 100%। पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सेम है, बस इसमें हेड आ जाता है, हेड बीन आईएनजी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो हेड ही आएगा, और आगे सिंस फॉर सेम ही है वो। अगला फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या सेल लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। सेल आता है आई और बी के, ये इंपॉर्टेंट बात है, स्टार लगा मतलब इंपॉर्टेंट बात है। आई और बी के साथ सेल, अदर सब्जेक्ट के साथ विल आ रहा है, ही सी इट यू दे या किसी का नाम है तो विल आएगा। बट ये तब जब घटना नॉट फिक्स्ड है, मतलब देखो फ्यूचर में कोई बात होगी तो वो जरूरी नहीं पूरी हो, तो जब नॉट फिक्स्ड है तो फिर ये कहानी हम लेके चलेंगे। जब इंटेंशन हो, ओपिनियन हो किसी का, तो देखो आई के साथ सेल लगा दे, आई सेल होस्ट अ पार्टी, मतलब मैं पार्टी होस्ट करूंगा। अब ये नॉट श्योर है, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे सेल आया है। फ्यूचर एक्शन, माई फ्रेंड विल कम हियर टुमारो, अब श्योर नहीं है वो, अगर विल लगा दिया, अदर के साथ में विल लगा दिया तो श्योर नहीं है वो, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। बट इसको तुमने अगर उल्टा कर दिया, मतलब अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल लगा दिया और आई और वी के साथ विल लगा दिया, तो वो होता है एकदम फिक्स एक्शन। जब कोई प्रॉमिस करना हो तो आई के साथ विल लगाओ, सेल मत लगाओ फिर तुम। डिटर्मिनेशन दिखाना हो तो वी आई वी के साथ विल लगाओ, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, हम एग्जाम क्वालिफाई कर ही लेंगे सर, ये फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, इतनी मेहनत कर रहे हो तो कर ही लोगे। जब कोई धमकी दे, आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। द आर्मी विल या सेल पनिश द इंट्रूडर्स, अब सुनो ये तो पक्की बात है, एकदम फिक्स है, इंट्रूडर घुसपैठियों को आर्मी पनिश करती है, तो आर्मी तो अदर सब्जेक्ट है, और अदर सब्जेक्ट के साथ में सेल लगाएंगे हम जब कहानी फिक्स्ड हो, इसीलिए अदर आर्मी के साथ में सेल लगा दिया। जब ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हो कुछ, नो कैंडिडेट विल या सेल ब्रिंग हिजर फोन, तुम्हारा एडमिट कार्ड आएगा एयरफोर्स का, उसमें लिखा होगा नीचे, तो नो कैंडिडेट क्या है, अदर सब्जेक्ट है, इसके साथ सेल लगाना पड़ेगा, तभी वो फिक्स घटना होगी। अगर उन्होंने विल लगा के दे दिया मतलब तुम ले जा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये इंग्लिश की कुछ बेसिक बातें हैं, आई होप तुम पहली बार पढ़ रहे होगे। चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करूं तो उसमें विल बी सेल भी हो जाता है, आईएनजी फॉर्म आती है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, नवीन विल हैव डन दिस वर्क वगैरह वगैरह अपना देख लेना, बहुत बेसिक है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन सेल हैव बीन आईएनजी, इसमें सिंस ही नहीं आता भाई, कभी भी याद रखना, सिंस नहीं आता, फ्रॉम आता है, फ्रॉम हमेशा क्या आएगा, इस टेंस में सिंस का यूज कभी नहीं करते, फ्रॉम का यूज करते हैं, रट्टा मार लो यहीं से 1 नंबर पक्का होगा, एग्जामिनर फंसाएगा तुम्हें। नैतिक विल हैव बीन विल दिख गया, समझ लेना सिंस नहीं आएगा भाई, क्या आएगा, फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब हमने बेसिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम चलाएंगे क्या, कंपैरेटिव एनालिसिस। और भाई इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से, अब जो भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहा है, जहाँ भी मेरी पेन चल रही है, वो सब स्टार है, वो सब स्टार है भाई, हर चीज़ इंपॉर्टेंट लिखिए नोट्स में, इस फॉर्मेट में। चलो देखो, कंपैरेटिव मतलब होता है कब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे, कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, जहाँ से फंसाएगा एग्जामिनर तुम्हें और तुम फंसोगे अगर तुम ये क्लास देख के नहीं गए तो। ठीक है, वाह भैया क्या फंसा रहे हो आप हमें। देखो नंबर फर्स्ट, टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन, आज मैंने मॉक कराया उसमें इसका एक क्वेश्चन करवाया है। जब तुम्हें हैबिट या रूटीन एक्शन बताना हो तब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो तीर लगा दिया ना मैंने, अभी मैं बता रहा हूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कब कब करेंगे। तो नंबर 1, जब हमें मेंशन करना हो किसी की हैबिट और किसी के रूटीन एक्शन को। अब इसको पहचानने के कुछ कीवर्ड्स हैं, अगर सेंटेंस में ये कीवर्ड्स लिखे मिल गए तुम्हें तो समझ जाना प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करना है तुम्हें। वो कीवर्ड कौन कौन से हैं, स्कार्सली, हार्डली, बियरली, नेवर, सेल्डम, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, ओकेजनली, ऑन एंड ऑफ मतलब कभी कभार, ऑफ एंड ऑन, एवरी डे, रिपीटेडली, फ्रिक्वेंटली, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी डे, ठीक है, एवरी मंथ, ये सब कीवर्ड हैं किसके, रूटीन एक्शन के, किसी की हैबिट आदत बताने वाले। जैसे राहुल इज यूजुअली टेलिंग मी अबाउट हिज चाइल्डहुड, यूजुअली तो ही समझ जाना सर, ये जा रहे हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट पर इंडेफिनिट, तो टेल्स, एक रूल पक्का हो गया। और देखो एग्जांपल इसके, सी एवरी मॉर्निंग इज गोइंग फॉर अ वॉक, सुनो अब तुम ध्यान से एक चीज़ और, जो ऑलवेज, यूजुअली, जो वर्ड ऐसे हैं ये फ्रीक्वेंसी बताते हैं, इन्हें हमेशा वर्ब से पहले लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड्स को वर्ब से पहले लिखते हैं हमेशा। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ये फ्रीक्वेंसी है, यूजुअली, ऑफन, ओकेजनली, हार्डली, रियली, वेयरली, ये सारे के सारे वर्ड हमेशा किससे, वर्ब से पहले लिखे जाएंगे, ये भी एक रूल है याद रखना, फ्रीक्वेंसी बताने वाले वर्ड हमेशा वर्ब से पहले लिखे जाते हैं। अपने वापस आओ, सी एवरी मॉर्निंग इज गोइंग फॉर अ वॉक,
पहली बात तो एवरी मॉर्निंग यहाँ से हटेगा, कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा। दूसरी चीज़, एवरी मॉर्निंग एक रूटीन एक्शन है, हैबिट बता रहा है, तो फिर हम इज गोइंग नहीं, हम गोज लगाएंगे। रमन इज ऑफन पेंटिंग, देखो ऑफन तो ठीक है क्योंकि ऑफन क्या है, फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड है, ये वर्ब से पहले आएगा, ठीक है, बट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, तो फिर इज आर एम नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस जोड़ेंगे हम, ठीक है। ये रहे आपके क्वेश्चंस। और सुनो, जब फ्रीक्वेंसी बताने वाले के साथ में टाइम भी जुड़ जाए तो ऐसे वर्ड्स को हम लास्ट में लिखते हैं सेंटेंस के एंड में, जैसे एवरी मॉर्निंग, ये एवरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है बट टाइम भी जुड़ गया ना, एवरी इवनिंग, एवरी नाइट, एवरी डे, ऑन एंड ऑफ एंड ऑन, इन वर्ड्स को हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। ये दो रूल हैं, दोनों तैयार हो गए तुम्हारे, ये दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलो आगे देखते हैं आप, अगला पेज। ये कीवर्ड्स भी याद करना, कीवर्ड्स याद करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। करण इज ऑलवेज, ऑलवेज एक कीवर्ड है प्रेजेंट इंडेफिनिट का और आता है वर्ब से पहले, तो ये तो ठीक है, बट इज नहीं आएगा फिर, ठीक है। रीना ऑफ एंड ऑन कम्स हियर, पहली बात तो ऑफ एंड ऑन क्या है, टाइम बता रहा है ना, तो लास्ट में जाएगा ये। और दूसरा कम्स तो ठीक है यहाँ पर। आई डो नॉट नेवर बोरो मनी, देखो नॉट के साथ में नेवर का यूज कैसे कर दिया, जब नेवर लगा है तो डू नॉट को हटाओ, फिर ये सुपर फ्लॉस है। श्रेया डज नॉट कॉल हर फ्रेंड्स हार्डली, पहली बात तो हार्डली प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड है, बहुत सही। हार्डली आएगा किससे, वर्ब से पहले आएगा, फ्रीक्वेंसी बताता है। वर्ब क्या है, कॉल है, इसके पहले हार्डली आ गया। और ये जो वर्ड होते हैं ना, हार्डली, रियरली, बियरली, स्कार्सली, कहाँ गया, दिखा दूँ वापस तुमको मैं, ये वाले वर्ड, स्कार्सली, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रियरली, बियरली, ये सब अपने आप में नेगेटिव वर्ड्स हैं, यानी इनके साथ में कभी भी नॉट नहीं लगा मिलेगा तुम्हें। तुमको सिर्फ इतना पता है कि नेवर के साथ नॉट नहीं लगाते हैं, भाई इन वर्ड्स के साथ में भी नॉट नहीं लगाते हैं, ये भी याद रखना तुम। तो सेम रूल यहीं लगाए सेंटेंस में, क्या लगाए, इसमें आया था हार्डली, हार्डली की वजह से हमने यहाँ सबसे पहले नॉट हटाया, और इस हार्डली की पोजीशन गलत थी, उसको हम वर्ब से पहले लेके आए। दूसरी चीज़, श्रेया सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ ऐसे यस लगाएंगे हम। द ओल्ड मैन इज ऑफन सिटिंग इन दिस पार्क, वर्ब से पहले ऑफन है, ठीक है, बट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा ये। एक तरीका हो गया, हैबिचुअल एक्शन में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। दूसरा यूज हम कब करते हैं, जब हमें कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बताना हो। यूनिवर्सल ट्रुथ में कोई साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, जैसे फायर इज बर्निंग एवरीथिंग, भाई साइंटिफिक फैक्ट है, आग तो सबको जला ही देती है, तो फायर ये नहीं, फायर बर्न्स एवरीथिंग। द अर्थ इज पुलिंग इट्स डाउनवर्ड्स, अस डाउनवर्ड्स, मतलब धरती हमें नीचे की तरफ खींच रही है, ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसको हम आईएनजी में नहीं व्यक्त करेंगे, इसको करेंगे इंडेफिनिट में, तो द अर्थ पुल्स अस डाउनवर्ड्स, ठीक है। जब कोई मैथमेटिकल फैक्ट बताना हो तुम्हें, जैसे एन एंगल बाई सेक्टर डिवाइड्स इज डिवाइडिंग द एंगल इटसेल्फ, क्या लिखा है, एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, अच्छा जो कोण समद्विभाजक है वो किसी भी कोण को दो समद्विभाजक भागों में बांट देता है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल फैक्ट है, बात सही है, तो ये जाएगा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, और इंडेफिनिट में ये सिंगुलर है इसलिए ऐसे यस वाला चूज किया, इसको तो करेंगे ही नहीं। 2 and 2 मेक्स 4, देखो 2 and 2 तुमने रट्टा मारा होगा, बट ये मैथमेटिकल फैक्ट है ना, 2 और 2 4 होते हैं, इसीलिए यहाँ पे वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाया है, ठीक है। एक रूल और सुन लो यहाँ पे, अगर कोई एंड से दो चीज़ें जुड़ी हैं, दो चीज़ें एंड से जुड़ी हैं और वो दोनों अलग अलग मीनिंग कन्वे कर रही हैं, तब तो वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, और दोनों सेम मीनिंग अगर कन्वे कर रहे हैं तो वर्ब आएगी वो सिंगुलर। जैसे मैं कह दूँ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, करी एंड राइस, ठीक है, हॉर्स एंड कैरेज, ठीक है, घोड़ा गाड़ी, तो ये सब सेम मीनिंग कैरी करते हैं, तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी इसमें। चलो ये भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। दूसरा, जब फिलोसॉफिकल फैक्ट आपको बताना हो, फिलो का मतलब होता है लव और सॉफी का मतलब होता है विजडम, दर्शन शास्त्र बोलते हैं इसको। जैसे डेथ कम्स टू ऑल, मृत्यु सबको आनी है, बात एकदम सही है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है। इफ़ यू रिस्पेक्ट अदर्स दे रिस्पेक्ट यू बैक, बात एकदम सही है, अगर आप दूसरों की इज्जत करोगे वो आपकी इज्जत करेंगे, इसीलिए देखो इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में यूज किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत बढ़िया। दूसरा, जब कोई साइकोलॉजिकल फैक्ट बोला जाए, साइको का मतलब होता है स्टडी, नहीं साइको का मतलब होता है माइंड या सोल, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, जहाँ पर भी लॉजी लग जाए समझ आना स्टडी है, यानी स्टडी ऑफ माइंड या सोल, आत्मा का अध्ययन या दिमाग का अध्ययन साइकोलॉजिकल फैक्ट कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है बेसिकली, स्टडी ऑफ बिहेवियर। लव चेंजेस अ पर्सन्स बिहेवियर, एकदम सही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया है। चलो आगे देखो, और कब यूज करेंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तब करेंगे जब मेंशन करना हो किसी प्रोवर्ब को, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावत,
कोटेशन को, ये क्वेश्चन लिखा है, गलत लिखा है, ठीक, कोटेशन है। सेइंग, कोई किसी की कही हुई बात हो, मतलब स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ फेमस पर्सन, महात्मा गांधी ने कह दिया, ठीक है, दिल्ली चलो या करो या मरो, ठीक है, ये सब क्या है, ये सेइंग है। और प्रोवर्ब क्या होती है, मोरल ऑफ अ स्टोरी। स्लो एंड स्टडी इज विनिंग द रेस, देखो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, प्रेजेंट डेफिनेट में यूज करेंगे क्योंकि ये क्या है, एक कहावत है। गॉड इज हेल्पिंग देम हु आर हेल्पिंग देम सेल्फ, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, ये भी एक कहावत है। तो गॉड हेल्प, हेल्प नहीं बेसिकली हेल्प्स होगा, गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प्स देम सेल्व्स, ये ठीक है। कोवर्ड्स या कावर्ड्स आर डाइंग बिफोर देयर डेथ, जो कायर होते हैं वो अपनी मृत्यु से पहले मर जाते हैं, बात एकदम सही है। और सैड सीजर, ये सीजर ने कहा है, जूलियस सीजर है ना जो राइटर, उन्होंने कहा है। तो पहली बात तो सेज आएगा, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बोलेगा ये भी। दूसरी, यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये इज आर एम में नहीं जाएगा क्योंकि ये एक प्रोवर्ब मान लो इसको तुम। तो एक तरीका ये हो गया, यानी इन सब बातों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। देखो एग्जांपल, जवाहरलाल नेहरू सेड या सेज रेस्ट इज रस्ट, तो यहाँ पर सेज आएगा, ठीक है, सेड नहीं आएगा। गांधी सेड या फिर सेज डू और डाई, ये कहावत है, तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में लिखेंगे हम, सेड नहीं लिखेंगे। अब दूसरा तुम्हें कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ना है प्रेजेंट के इंडेफिनिट में और प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। अच्छा, कब प्रेजेंट डेफिनेट और कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में बता रहा हूँ मैं, ये तो तीर लगा दिया ना मैंने कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कब कब करना है, इंडेफिनिट का तो सीख गए तुम। टू मेंशन अ लाइव एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब आप बोल रहे हो तभी वो घटना हो रही है, उस लाइव एक्शन को मेंशन करने के लिए हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। इसके कीवर्ड्स क्या हैं, नाउ, राइट नाउ, करंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट द पॉइंट ऑफ टाइम। इस प्रकार के शब्द अगर आपको लिखे मिले तो समझ आना प्रेजेंट का कंटिन्यूअस लगाना है। माय फ्रेंड इज रीडिंग अ नोवेल नाउ, नाउ आ गया ना, समझ आना प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जाएगा। आई एम टीचिंग यू द कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम आ गया ना, तो समझ जाना इज आर एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जाएगा, ठीक है। और कब यूज करते हैं हम, और तब यूज करते हैं जब हमें कोई पैरेलल एक्शन मेंशन करना हो। क्या करना हो, पैरेलल एक्शन, मतलब नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, आप बोल रहे हो तब नहीं हो रहा वो, बट वो हो रहा है कहीं और हो रहा है, ठीक है। जैसे कीवर्ड्स क्या हैं, नाउ अ डे, नाउ अ डेज, दीज डेज। जब नाउ और डे के बीच में हाइफन लगा हो तब फिर डेज नहीं आएगा, जब एक साथ ला के लिखते हो तब डेज आएगा, ठीक है। ओके, कलर चेंज करता है क्या ये, अच्छा ये हाइलाइटर है तरीके का, ओके, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें। देखो, तो करण इज़ लर्निंग फ्रेंच दीज डेज, मतलब करण लर्निंग सीख रहा है फ्रेंच दीज डेज, इन दिनों, मतलब ज़रूरी नहीं है मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी तो रात के 9 बज रहे हैं तो करण अभी सीख रहा है फ्रेंच, नहीं, बट वो इन दिनों सीख रहा है, एक पैरेलल एक्शन है, साइड में कहीं और सीख रहा है वो, तो इसको भी हम प्रेजेंट की कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। सम एग्जाम्पल्स देखो, वाटर इज इवेपोरेटिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये साइंटिफिक फैक्ट है भाई, तो इसको हम प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में नहीं, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बताएंगे। राहुल स्लीप्स नाउ, नाउ देखते ही समझ जाना इज आर एम आई एन जी, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस जाएगा। ईसा इज राइटिंग ब्यूटीफुल पोएम्स ऑफन, पहली बात तो ऑफन को लिखते हैं वर्ब से पहले, तो इस ऑफन को हम राइटिंग से पहले लिखेंगे, राइटिंग से पहले लिख दिया हमने। दूसरी चीज़, ऑफन है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कीवर्ड, तो इज नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही ऐसा आएगी। चलो, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, यही वाले। अगला है 3 into 2, ये मैथमेटिकल फैक्ट आ गया, तो समझ जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसा ही है। आरुषि इज परस्यू MBA दीज डेज, दीज डेज का मतलब पैरेलल एक्शन चल रहा है कहीं ना कहीं, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो परस्यूइंग आएगा फिर। अगला भाई बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कि स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं। देखो, फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स आर जनरली यूज्ड इन इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूअस टेंस, यानी इन वर्ब्स का यूज जो नीचे लिखी हैं उनका हमेशा इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होगा इनका। क्यों, क्योंकि ये स्टेटिव वर्ब है, मतलब ये वर्ब महसूस की जा सकती हैं, सेंस वाली वर्ब है, फील कर सकते हो, ये मेंटल प्रोसेस है, ये अपीयरेंस है, पजेशन है, और कुछ कुछ मिक्स्ड भी हैं, ठीक है। अब वो वर्ब कौन कौन सी हैं जो लिखी हैं सामने तुम्हारे, बस इन्हीं को याद कर लो, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा पक्का, ये मेरा वादा है, पक्का इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सेंस वाली वर्ब कौन कौन सी हैं, सी देखना, हियर सुनना, टच करना, टेस्ट करना, स्मेल करना, ये सब सेंस वाले हैं। फीलिंग क्या है, लाइक करना किसी को, लव करना, ट्रस्ट करना किसी पर, किसी को हेट करना। मेंटल प्रोसेस क्या है, नो जानना, तो कभी भी नोइंग नहीं होगा। अंडरस्टैंड, कंसीडर, कन्विंस,
लुक, अपीयर, सीम, रिजेंबल, हैव, ओन, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट, वांट, विज, इक्वल, मैटर। इन वर्ब्स का यूज हमेशा हमेशा प्रेजेंट के इंडेफिनिट में करते हैं। किस में करते हैं? इंडेफिनिट, वो भी किसके? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में। लिखा है ना, इन इंडेफिनिट टेंस इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, सिर्फ इंडेफिनिट है, प्रेजेंट का जिक्र नहीं किया है। इन प्लेस ऑफ कंटिन्यूस टेंस, बट कभी भी इसका यूज आईएनजी के साथ नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, ये याद रखना हो। तो मैं देगा एग्जाम में वो आईएनजी लगा के इनमें वो करके देगा ऐसा, नोइंग, नोइंग, वो करके देगा विशिंग, आई एम विशिंग दैट, तो समझ आना गलत है भाई, बेवकूफ़ बना रहे हैं तुम्हें ये। चलो अगला देखो, एग्जाम्पल्स देखो। आई एम सीइंग यू, तो ये सेंस वाली वर्ब है ना, तो आईएनजी इसमें नहीं आएगा, आई सी यू होगा। सी इज नोइंग हिज ड्रेस, मेंटल प्रोसेस है, नोज आएगा। रवि इज रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्टिंग रिस्पेक्ट्स। द ओल्ड मैन इज सीमिंग, सीमिंग नहीं सीम्स, किस भी हटेगा फिर। इट इज़ नॉट इक्वलिंग टू गो, ये मिक्स्ड वर्ब है, इक्वल, ठीक है, तो क्या होगा? इट डज नॉट इक्वल टू गो, ये आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ से आईएनजी हटाओ, तो यहाँ डस लगाओ। समीर इज लाइकिंग, लाइकिंग नहीं होता है, लाइक्स होता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा ये, लाइक। वांटिंग नहीं होता है, वांट्स होता है। मैटरिंग नहीं होता है, मैटर होता है। मोहन इज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड्स होगा, तो एज भी हटेगा, ठीक है। उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं सारे के सारे। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हैज और हैव का यूज इंडेफिनिट टेंस में और कंटिन्यूस टेंस में। देखो, जब हैज और हैव का यूज इंडेफिनिट में करते हो तो वो जनरल सेंस कन्वे करता है, मतलब कॉमन टू ऑल। पजेशन दिखाता है कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, पजेशन है, अधिकार है। रिलेशन दिखाता है, जैसे आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। हेल्थ दिखाता है, कोई प्लान दिखाता है। बट जब हैज हैव का यूज आप कंटिन्यूस टेंस में करते हो तो वो स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है, यानी स्पीकर ओरिएंटेड। वो क्या? ईटिंग का, ड्रिंकिंग का, इन्जॉइंग का। जैसे आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, मैं एक चाय का कप, मतलब चाय पी रहा हूँ, तो ड्रिंकिंग है। ईटिंग, आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। इन्जॉइंग, आई एम हैविंग पार्टी विद माई फ्रेंड्स, वो इन्जॉइंग वाला सेंस हो गया। समझ रहे हो बात को? अरे और समझ जाओगे एग्जाम्पल से, देखो नीचे। वी हैव या फिर आर हैविंग एन ओल्ड कार, तो समझ जाना हमारे पास एक कार है पुरानी, तो ये पजेशन की बात है, तो फिर आर हैविंग नहीं, वी हैव होगा। दे हैव या आर हैविंग डिनर, डिनर करने की बात है, मतलब ईटिंग की बात है, तो फिर हम कंटिन्यूस में यूज करेंगे, इंडेफिनिट में यूज नहीं करेंगे। दी बॉयज़ हैव या आर हैविंग फन इन दी क्लास, अब वो इन्जॉय कर रहे हैं ना, एंजॉय वाला सेंस मैंने अभी बताया है, उसमें हैज हैव को लेकर जाएंगे प्रेजेंट की कंटिन्यूस में, तो आर हैविंग सही है। सी हैज या हैविंग 3 ब्रदर्स, यहाँ रिलेशन बताया जा रहा है, और अभी ऊपर बताया मैंने रिलेशन के लिए हम किस में यूज करेंगे? प्रेजेंट के इंडेफिनिट में, तो हैज। आई हैव फीवर, बीमारी है, हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर, तो फिर हैव आएगा। यहाँ पर एक ट्रिप पर गए हैं, टू शिलोंग, यहाँ पर कोई इन्जॉयमेंट की बात नहीं है, तो हैज आएगा, पजेशन दिखा रहे हैं। सेम अगला एग्जाम्पल है, पढ़ लेना। अगला देखो, अगला है फील। ये जो वर्ब है ना, फील का मतलब अगर आप इंडेफिनिट में यूज कर रहे हो तो जनरल सेंस है, मतलब हर कोई ऐसा महसूस करता है। बट अगर आपने फील को यूज कर दिया कंटिन्यूस में तो वो स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है, एंड दैट इज योर हेल्थ प्रॉब्लम। ओके, अगर आप हियर की बात कर रहे हो तो उसमें एक इंडेफिनिट सेंस आता है, कंटिन्यूस सेंस आता है। इंडेफिनिट में जनरल सेंस कन्वे करता है और कंटिन्यूस में स्पेसिफिक सेंस कन्वे करता है। जनरल सेंस में जब हर कोई ऐसे सुनता है, हियर मतलब हर कोई सुन रहा है। बट कंटिन्यूस में अगर तुमने हियरिंग कर दिया, इसका क्या कर दिया? हियरिंग, तो मतलब जब कोर्ट में सुनवाई होती है उसको हियरिंग बोलते हैं, जजमेंट देता है। सेम तुमने जब फीलिंग कर दिया, फीलिंग, तो मतलब हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तुम्हें, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। और सिर्फ फील किया इंडेफिनिट में तो मतलब महसूस कर रहे हो, हर कोई महसूस करता है, वो वाली बात है। अगला देखो, चलो। वी फील या फिर वी आर फीलिंग कोल्ड इन दिसंबर। अब दिसंबर में सर्दी तो सबको लगती है, यानी हर कोई महसूस करता है, जनरल सेंस है, तो फिर फील आएगा। अगला है आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, डॉक्टर से मिलना ही चाहिए क्योंकि मुझे ठंडी महसूस हो रही है, तो ये बीमारी वाली बात है, फिजिकल हेल्थ की बात है, तो फिर एम फीलिंग होगा। द डॉक्टर फील्स या इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। अब पेशेंट की पल्स देखना तो डॉक्टर का काम ही है, उसका रूटीन एक्शन है, हैबिट है डॉक्टर की, तो फिर प्रेजेंट का इंडेफिनिट लगाएंगे हम। सारे रूल्स दिमाग में चलाओ अपने। द मदर फील्स या इज फीलिंग द पल्स ऑफ हर डॉटर। अब मम्मी अगर अपनी लड़की की पल्स देख रही हैं तो वो उनका काम तो है नहीं, मतलब स्पेसिफिक सेंस है, तो फिर इज फीलिंग आएगा। वी हियर द नॉइज ऑफ फैंस। अब फैंस की नॉइज को तो यार सब हियर करते हैं ना, तो दैट्स वाई वी यूज हियर नॉट हियरिंग। हियरिंग का मतलब होता है कोर्ट वाली सुनवाई, तो वो तो यहाँ पे नहीं जाएगा, किसी भी सेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक सेंस कन्वे करेगा, यहाँ पे जनरल सेंस नहीं है। जनरल सेंस होता तब फिर हम ये करते, तो इसमें क्या है, नॉइज ऑफ फैंस तो जनरल सेंस है, तो फिर हियर आ जाएगा।
द जज, अब जज वाले केस में देखो, कोर्ट में जब भी कोई जजमेंट दिया जाता है तो वहाँ पर हियरिंग होती है, हियर नहीं होता है फिर। तो यहाँ पे क्या है, द आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली। अच्छा, सुनो 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 सुनो, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरल सेंस और स्पेसिफिक सेंस को देखना है तुम्हें। मैंने बताया कि कोर्ट में सुनवाई जो होती है उसको हियरिंग बोलते हैं, बट अगर जज किसी बात को सुन रहा है तो जज का तो काम है सुनना, तो जज का तो जनरल वर्क है सुनना, तो जनरल सेंस के लिए फिर हम हियर लगाएंगे, तो जज हियर्स द आर्ग्यूमेंट्स केयरफुली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हियर्स आया है, जज का काम है वो। जबकि अगले सेंटेंस में देखोगे तो लिखा है हिज फादर हियर्स या इज हियरिंग द रीजन्स ऑफ हिज फेलियर। अगर पापा सुन रहे हैं फेलियर का रीजन, तो उनका काम नहीं है वो सुनना, वो स्पेसिफिक केस में सुन रहे हैं क्योंकि तुमने लंका लगा दी उनकी पढ़ाई लिखाई की, ठीक है। इसलिए स्पेसिफिक होने की वजह से हमने हियरिंग किया है फिर यहाँ पर। तो ये कुछ और बातें थी इंटरेस्टिंग। अगली वर्ब भी हमारे पास सी और थिंक की, ठीक है। अब मैं देख लेता हूँ कितना और बचा है, क्योंकि वीडियो लगभग 1 घंटे की हो गई है। तो बोलते बोलते मेरा मुंह करने लगा है दर्द, क्योंकि वो लंबा चैप्टर है। टेंस में मज़ा भी आता है पढ़ने में, और एक बार आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन आप बनाने लग जाओगे अच्छे लेवल के। एक ये रहा, उसके बाद कंपाउंडिंग है, उसके बाद ओके 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 ओके, बहुत बड़ा चैप्टर है अभी, बहुत बड़ा। कंडीशनल तुम करवा चुके ना, इसको छोड़ो, कंडीशनल करवा चुके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लगभग हमारे पास अभी 11 पेज और हैं, ठीक है। और कितने कवर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 चैप्टर हम कंप्लीट कर लिए हैं, और 11 पेज ही और बचे हैं हमारे अभी, ठीक है। 11 कंप्लीट कर लिए और 11 ही अभी और बचे हुए हैं। तो अब इन 11 को मैं अगली वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि मैं भी यार इंसान हूँ, थक गया हूँ बोलते बोलते, और यहाँ पर मेरा टाइम भी हो रहा है अभी जाने का, तो मैं चला जाऊँगा थोड़ी देर में। अब आप लोग बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी, आपका टेंस का डर थोड़ा थोड़ा कम हुआ कि नहीं हुआ। और वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, क्योंकि आपका लाइक करना ही मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए, ठीक है। और कमेंट में दिल फेंक के जरूर मानना, जय हिंद सब लिख देना, सब लोग लिखना जय हिंद, ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं ब्लडी सिविलियंस को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं पक्का फौजियों को पढ़ा रहा हूँ। और तुम जब जाओगे स्क्वाड्रंस में पढ़ोगे जाके, तुमको ही फील होगा कि इधर हाँ मतलब फ़ौजी हैं हम। फ़ौजी जब पढ़ते हैं तो अलग तरीके से ही पढ़ते हैं, तो वो एक जुनून, वो एक जज्बा दिखना चाहिए कमेंट में मुझे। अगर मैं एफर्ट डाल रहा हूँ तो मुझे तुमसे एफर्ट चाहिए, और मैं ले लूँगा एफर्ट तुमसे, ठीक है। बाकी एग्जाम का टाइम है यार, डर सबको लगता है, मुझे भी डर लगता था। मैं भी अगर आज एग्जाम दूंगा तो आज भी मुझे डर लगेगा, सीधी बात है, क्योंकि मैं तैयारी करता हूँ तभी डर लगता है मुझे। तो इसमें घबराना नहीं है तुम्हें। इंग्लिश मेरे हवाले छोड़िए, तो मैं पार लगवा दूंगा। जितना पढ़ाया है अल्फ़ा बैच में, उनके कंसेप्ट को कर लो। जो मिशन कॉम्बैट में मॉक लगवाए हैं वो मॉक लगा लो, जो प्रैक्टिस कराई प्रैक्टिस कर लो, दैट्स इट भाई, ख़त्म। बाकी आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जो मेरे यूट्यूब का चैनल है वही मेरे टेलीग्राम का चैनल है, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको PDF नोट सब कुछ मिल जाएगा। मुझे पर्सनल DM कर देना अगर ज़्यादा ही हताश हो रहे हो ज़िंदगी में, तो फालतू में मत करना, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है भाई रिप्लाई करने का, बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ मैं, ठीक है। बाकी पढ़ाई करते रहो, माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड करो, दोस्तों यारों से बातें करो, ठीक है। ज़िंदगी तो चलती रहेगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।